आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बिहार चुनाव की लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। तेजस्वी यादव है महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। आज कांग्रेस ने ही इसकी घोषणा की है। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। तमाम बयानों के बीच क्या बन रहे हैं समीकरण, आज न्यूज नाइट में करेंगे हम इसी राजनीतिक विषय पर चर्चा। छठ पर्व को लेकर भारतीय रेल ने कस ली है कमर, क्या है इंतजाम, डालेंगे नजर इस खबर पर भी और दिन भर की सभी अहम खबरें हैं साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार। बीजेपी ने कहा लालू ने गठबंधन में गुंडागर्दी करके बनाया बेटे को सीएम उम्मीदवार। देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। महागठबंधन में खत्म नहीं हुई रार, 11 सीटों पर हो रही फ्रेंडली फाइट। बीजेपी की ओर से शुरू हुआ धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा ने की 2 रैलियां, कहा राजद का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। कल होगी पीएम मोदी की रैली। छठ के मौके पर यात्रियों को सकुशल घर पहुंचाने के लिए रेलवे के पूरे इंतजाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय में वॉर रूम जाकर खुद लिया तैयारियों का जायजा। 12,000 ट्रेनों के साथ ही होल्डिंग एरिया जैसे उठाए गए हैं कदम। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिया संदेश, भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार। नौसेना बनी भारत की आत्मनिर्भरता, नवाचार और औद्योगिक विकास में अग्रणी। बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट, विधि विधान से पूजन के साथ उखी मठ के लिए रवाना हुए बाबा केदार। सीएम धामी भी रहे मौजूद, कहा इस साल रिकॉर्ड 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देश में मना भाई बहन के स्नेह और अटूट बंधन का प्रतीक पर्व भाई दूज। बिहार में चुनावों की जब घोषणा हुई उसके बाद गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मची रार में एनडीए में तो ये रार थम गई, लेकिन महागठबंधन में दूसरे दौर अंतिम दौर के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज ये सस्पेंस खत्म होता नजर आया जब तेजस्वी यादव को घोषित किया गया सीएम का चेहरा, जिसके बाद जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा भी हो गई है हमलावर। महागठबंधन में सस्पेंस खत्म, तेजस्वी बने सीएम का चेहरा। महागठबंधन में तेजस्वी जरूरी, क्यों बने कांग्रेस की मजबूरी। बिहार में अब चुनाव होगा नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। राज्य में दूसरे चरण का नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में घमासान थम नहीं रहा था, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत को पटना भेजा गया। बैठकों का दौर चला। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की और फिर दूसरे चरण के नाम वापस लेने के आखिरी दिन पर जाकर सहमति बनती दिखी और गुरुवार को महागठबंधन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। तेजस्वी के नेता घोषित होते ही बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों ने महागठबंधन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और महागठबंधन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। ईडी केस में उनके वो आरोपी नहीं है, उनकी कोर्ट में पेशी नहीं होती है। क्या यह गुनाह है? और सवाल इस बात का है, कवायद कितना भी करते रहिए, फोटो लगाते रहिए, लेकिन फोटो पर 420 अगर लिख देते तो चेहरा और खूबसूरत लगता। इस अवसर पर तेजस्वी ने नया बिहार बनाने का संकल्प दोहराया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने वादों की लंबी झड़ी लगा दी और सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की बात भी कही, जिस पर भाजपा ने पलटवार में कहा कि तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही जमीन दो नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है। महागठबंधन ने सीएम फेस भले ही घोषित कर दिया हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब भी बात नहीं बन सकी है। 243 सीटों पर महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतारे थे। आज 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन बाकी 11 सीटों पर फ्रेंडली मैच को लेकर महागठबंधन में किसी से जवाब देते नहीं बन रहा। अशोक गहलोत का कहना है कि 5-10 पर फ्रेंडली मैच कोई बड़ी बात नहीं है, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 95% सीटों पर सहमति बन गई है। फ्रेंडली फाइट होना बहुत बड़ी बात है। देखिए 6 सीटों पर है हमारी, मतलब मेजर पार्टनर कौन है? आरजेडी है। आरजेडी के साथ में हमारे 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। उनकी कुछ सीटों पर हो सकते है सीपीआई से हो या वीआईपी से हो, जो भी हो। अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। महीनों की मान मनोवल के बाद जाकर कांग्रेस का तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेना, राहुल गांधी का चेहरा पोस्टर में न होना, घटक दलों के बीच कई सीटों पर सहमति न बन पाना और एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारना, ये दिखाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक, जीडी न्यूज। और बिहार में चुनावी घमासान के बीच चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वैशाली और औरंगाबाद में प्रचार किया। दिन भर राजनीतिक बयानों के बीच तीर भी खूब चले। महागठबंधन ने जहां अपने वादों को दोहराया, तो भाजपा ने भी महागठबंधन को महाविनाश करार देते हुए कांग्रेस का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया। में प्रचार ने पकड़ा जोर। अब शुरू हुआ रैलियों का दौर। तेज हुआ प्रचार तो सियासी वार धुआंधार। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। दोनों गठबंधनों की ओर से दावे और वादों की भरमार है, तो रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वैशाली के पातेपुर और औरंगाबाद जिले की को विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन का मतलब महाविनाश है। 10 शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। इससे पहले दिन में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन जो दिखता है वो पर्दे के पीछे की कहानी भी बयां करता है। महागठबंधन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर ही लगी थी। राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया।
राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया। इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर बैनर होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के प्रयास तो एक तरफ है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में उठापटक जारी है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल सहनी, जिन्हें लालू ने स्टार प्रचारक बनाया था, उन्होंने कल बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच राजद सांसद मीसा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बिहार में क्या काम है, तो वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर निशाना साधते हुए उन्हें खोखला करार दिया। योगी जी का बिहार में क्या काम है? दानापुर की जनता बहुत समझदार है। थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार जोरों पर है, तो वहीं महागठबंधन अब प्रचार की तैयारियां कर रहा है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीट पर 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि बिहार में अब चुनावी लड़ाई अंतिम चरण तक पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि आज जब महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा इसकी घोषणा की, तो उसके बाद जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में चुनावी आंच को और बढ़ाते नजर आएंगे। हमारा आज का विशेष इसी बात को उठा रहा है, बिहार चुनाव की लड़ाई सीएम फेस पर आई। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुमित शशांक जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कंचन यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ। सबसे पहले कंचन जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जो भी कहें लेकिन अंत तक आते आते आप लोगों ने आखिरकार ये घोषणा कर ही दी, या यूं कहें कि गठबंधन की ओर से घोषणा हो ही गई कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन एक बात जो बहुत खटक रही है सबके जहन में, वो यही कि पोस्टर पर मात्र तेजस्वी यादव ही क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि ये महागठबंधन की बात है। और हम वो दिन भूले नहीं हैं जब हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर 16 दिन तक साथ साथ घूम रहे थे। हम वो समान दृश्यों को भी जानते हैं, बयानों को भी याद करते हैं, जब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि ये पीएम का चेहरा होंगे लोकसभा चुनावों में। लेकिन आज जब बात उठी तो राहुल गांधी भी नाराज थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। सबसे पहले ममता जी की ये बहुत स्वाभाविक था और बहुत नेचुरल था, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी यह नहीं कहा था कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, या वीआईपी ने यह नहीं कहा था कि वीआईपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, और ना ही लेफ्ट पार्टी चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, उन्होंने क्लेम किया था कि उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जब भी हम भाषण देते हैं या बोलते हैं, हमेशा कहते थे तेजस्वी सरकार, यह तय था हमारी तरफ से और यह तय हमेशा से रहा है। हर कोई, आप भी जानती होंगे कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी ही होंगे। लेकिन हम सवाल उलट पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि अब तो हमारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, अब देर हुआ, क्यों हुआ, पोस्टर पे नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कोई आंतरिक राजनीति थी या फिर कोई रणनीतिक मजबूरी थी जिसके चलते अशोक गहलोत को आना पड़ा और ये घोषणा अशोक गहलोत के द्वारा हुई। अपेक्षा यही की जा रही थी कि जैसे तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ नजर आए, वैसे इस महत्वपूर्ण घोषणा के वक्त पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष तो मौजूद होते ही। इससे ये वाजिब और स्वाभाविक सा सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं स्वाभाविक है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साथ में थे, और अशोक गहलोत जी कोई छोटे और ऐसे नेता तो है नहीं, वो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। अगर कांग्रेस के आला कमान ने अपने क्लोजेस्ट किसी नेता को भेजा था बिहार में, तो
उनका सम्मान हुआ और वो आए, वो मिले। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, करे इनके पास चेहरा ही नहीं घोषित कर रहे, ये नहीं कर, सब तो सामने आ गया। हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे चेहरा को भी, अच्छा ठीक है आप नहीं मानने को तैयार थे, जो है कि बीजेपी वाले की ये चेहरा नहीं है, कांग्रेस नहीं करी, वो भी आपके लिए हो गया, बीजेपी के लिए हो गया। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एनडीए का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री का ऐलान कब होगा? और सबसे अहम बात, जो सबसे अहम सवाल है कि पोस्टर पे चेहरा बस तेजस्वी जी का ही है, मुख्यमंत्री के चेहरे का आज घोषणा करनी थी, तो मुख्यमंत्री जो होंगे उनका चेहरा वहां पर लगाया गया था। जी, इसी वजह से नहीं आपकी बात सही है कि ठीक है कि आपने ये बात कही कि ठीक है उन्हीं का मुख्यमंत्री जो अनाउंसमेंट हो रही है उन्हीं का चेहरा लगना चाहिए। हालांकि हर कोई ये मानता है कि महागठबंधन था, ऐसे में जब भी पोस्टर्स बनते हैं तो महागठबंधन के बड़े चेहरों को दिखाया जाता है। लेकिन आपकी बात आपने अपनी तरफ से सामने रखी, आपने जो सवाल उठाया कंचन जी, वही सवाल लेकर मैं सुमित जी के पास जाना चाहूंगी। सुमित जी, ये बात वाजिब है और हर कोई बात कह रहा है कि आप अभी तक पहुंचते आए थे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो उन्होंने तो बता दिया, लेकिन अब गेंद आपके पाले में। बात यही पूछी जा रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में आपने कहा कि चुनाव लड़ रही है पूरा एनडीए, ऐसे में क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे? देखिए ममता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों का विकास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए का चेहरा हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार एनडीए जो है वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। ये बात हमारे सर्वमान्य नेताओं ने भी बताया है और हमारे प्रवक्ताओं ने भी बार बार कहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे ममता जी, खास करके बिहार की जो जनता है और देश की जनता जो आपके माध्यम से देख रही है, उनको कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में वो लोग हैं कि किस प्रकार से आप देखिए ना कि पहले राजेश राम को की स्थिति क्या है। राजेश राम को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है बिहार में, इसको हटा के बनाया जाता है तो अखिलेश सिंह को हटा करके बनाया जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को एक प्रकोष्ठ के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का बदल के रख दिया गया और राजेश राम को भी हल्के में लिया जाता है, राजेश राम के साथ भी बातचीत नहीं होती है। फिर कृष्णा अल्लावरू को भेजा जाता है और कृष्णा अल्लावरू से भी बातचीत नहीं होती है और बुलाया किसको जाता है तो अशोक गहलोत को, जिस व्यक्ति को स्वयं उस राज्य की जनता ने नकार दिया हो, वो व्यक्ति आकर के नेगोशिएट करते हैं किसके साथ, लालू जी के साथ, लालू जी के बेटे के साथ। और आज जो मंच बनाया जाता है उस मंच पे आप कल्पना कीजिए कि कभी कृष्णा अल्लावरू के झोले से, उनके पिटारे से तेजस्वी जी का नाम नहीं निकलता है, कभी वो देर से आते हैं कार्यक्रम में, जानबूझकर सांकेतिक मैसेज देते हैं कि तेजस्वी यादव का कद छोटा किया जा रहा है। दूसरी तरफ लालू जी बार बार राहुल गांधी को कभी गाय घुमाने ले जाते हैं, कभी चारा दिखाने ले जाते हैं और तो कभी मटन बनाना सिखाते हैं। तो इस तरीके से सह और मात का खेल चल रहा था सांकेतिक तरीके से। लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तस्वीर पीछे लगाई जाती है और उसके बाद इन पार्टियों के बड़े नेता गायब हो जाते हैं, तो इससे तो स्पष्ट रूप से इनके जो कार्यकर्ता हैं। जवाब तो कंचन जी ने दिया, आपने अपनी जो बात सामने रखी कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। हमने देखा भूपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कहा, चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जिसको महागठबंधन चुनावों में भुनाने का भी प्रयास करेगा। और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह ने भी इस बात को सामने रखा था अपने तरीके से, लेकिन तमाम राज्यों के उदाहरण भी तो हमारे सामने है ना, चाहे हम असम की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, इन राज्यों में भी किसी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और था। इसी वजह से महागठबंधन जो सवाल उठा रहा है उसका हम स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं ताकि चुनावों में ये मुद्दा वो भुना न पाए। ममता जी, जब आदरणीय अमित शाह जी एक कार्यक्रम के दौरान इन विषयों पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाल रहे थे तो वहां मैं भी मौजूद था और उन्होंने स्पष्ट रूप से एंकर को ये बताया कि मैं आपको हेडलाइन नहीं दूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप मुझसे हेडलाइन निकलवाने की कोशिश कर रही हैं तो हेडलाइन नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नेतृत्व तो उन्हीं का है। लेकिन एक बात और बताई गई कि हम प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, हम परिवारवाद की उस विचारधारा से नहीं आते हैं जहां एक ही व्यक्ति अगले 20 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। आप बताइए ना ममता जी की क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे क्या होगा? लेकिन
राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होगा, लालू जी के बाद उनका बेटा होगा और उनके बाद कौन होगा, ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं। तो जो परिवारवाद की जमात से आने वाले लोग हैं उनके विषय में चलिए लोगों को मैं जानकारी संजय है। सिंह जी को चर्चा में जनता लेकर की आना बात चाहूंगी। करते संजय हैं, जी, जनता के लोक हित का जी सुमित लिए जी, काम करते हैं, उनके विषय में भी लोगों को मालूम है। चलिए संजय जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी ये बात, क्योंकि अब हम जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को बना दिया है। ऐसे में इस घोषणा के बाद आपको क्या लगता है अनुभव के आधार पर कि राज्य में राजनीतिक और चुनावी समीकरणों पर क्या कोई असर पड़ेगा? नामांकन होने के बाद ये पहली बड़ी घटना थी बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। इसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं था कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। केवल एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की बात थी, वो अनाउंसमेंट हो गई, तो मुझे उसमें किसी भी तरह का कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा था। बच गई बात जहां तक उसमें बाकी चीजें जो महत्वपूर्ण है नोट करने के लायक। और दूसरा चीज, नीतीश कुमार भविष्य में मुख्यमंत्री अगले चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए जीतती है तो होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा ही बेमानी वो चर्चा है। क्योंकि अगर आप कोई भी मैच खेल रहे हो, अगला उसके बाद क्या होगा, नीतीश जी के स्वास्थ्य संबंधी चीजों को हम जानते हैं, उसके बाद क्या होगा उस पर मतलब लोग एक्चुअली वोट नहीं करेंगे या वोट करने का नहीं वहां पे सोच रहे हैं कि हाँ नीतीश जी अगर प्रोजेक्ट होंगे तभी करेंगे। क्योंकि अभी के सिचुएशन में नीतीश जी की जो क्रेडिबिलिटी है या उन्होंने जो काम किया है उसके बेसिस पे ये चुनाव हो रहा है, राइट। तीसरी चीज जो आज के आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जाएंगे तो 3-4 चीजें उसमें अहम थी। एक, ये घोषणा की उप मुख्यमंत्री को जो अपने आप को स्वयंभू वो कह रहे थे मुकेश साहनी, उनको डिक्लेयर करना कि ये उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और साथ में बाकी संप्रदायों, बाकी भी जो वर्ग है उनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रैक्टिकली एक अलाई अपने आप को जो 9 सीट पे लड़ रहा है उसने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। तो इस हिसाब से चलिए बाकी भी होंगे तो 4-5 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर महागठबंधन सत्ता में आए। तीसरी चीज ये है कि वो जो अनाउंसमेंट हुए तेजस्वी यादव ने, मुझे आज सुन करके अच्छा लगा कि उन्होंने बिहार का विजन बताया, लेकिन विजन बताते हुए वो शायद काफी ज्यादा कुछ बता दें। आपके जेब में अगर 100 रुपए है और आप 1000 या 10,000 रुपए बांटने की बात कह देते हैं तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि आप उतना फुलफिल कर पाएंगे। ये लोगों के ऊपर होगा जिस समय वोट करने जाए। उसके साथ में आरजेडी और कांग्रेस का काफी पुराना इतिहास है गठबंधन का बिहार में। जिस बात को बार बार कह रहे थे वो भी लोगों के सामने है। चौथी चीज उसमें जो निकल करके आई, जो तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा कि तेजस्वी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और किसी भी तरह के अपराध में चाहे कोई भी कहीं भी हो उसको नहीं छोड़ेगा। एक चीज ये है कि लालू यादव कॉन्विक्टेड है, इसमें तो कोई मतलब ये फैक्ट है, 4 केसेस में वो कॉन्विक्टेड है। लालू जी घर पे हैं, लेकिन उनके नाम पे ये चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी चार्जशीट कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, मतलब प्राइमा फेसाई उनके गिल्ट को एक्सेप्ट किया है। बाकी चीजें ट्रायल में जाएंगी, हो सकता है कि वो पलट जाए, हो सकता है नहीं पलटे, वो आगे ट्रायल में और उसके बाद की वर्डिक्ट है, उस पर इस समय चर्चा करना लाजमी नहीं है। बच गया अपराध की बात। तो मुझे थोड़ा सा ये होता है, तेजस्वी यादव अगर अपने कैंपेन की शुरुआत साहबुद्दीन जी अमर रहे करके नहीं किया होता तो शायद ये बात थोड़ी सी आदमी उसमें चर्चा आगे कर सकता था। साहबुद्दीन के बारे में मतलब लोग जानते हैं, इस समय में आगे उनपे कोई चर्चा मतलब बखान में ज्यादा विश्लेषण एक तरीके से मुद्दा पकड़ा दिया उन्होंने बीजेपी के ही हाथ में, क्योंकि बीजेपी ने इसको खूब भुनाया भी है और आज भी कई बयान हमारे सामने आए हैं जहां इस बात को लेकर लगातार निशाना साधा गया तेजस्वी यादव पे कि आपने ये नारे लगाए थे। और कंचन जी, इससे तो कोई दो राय नहीं, इत्तेफाक सभी रखते हैं इस बात से क्योंकि सबने सुने हैं ये नारे। ऐसे में जब आप आज अपने गठबंधन की एक एकता और एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं, उसमें एक सवाल ये जरूर आता है कि क्या हो गया, आपने जब आज जाकर सहमति दिखाई भी तो ये तो नहीं हुआ कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि अब मनाने का भी कोई वक्त नहीं रह गया। दूसरे चरण और आखिरी चरण के नामांकन में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी आज, और अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट है आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में तो एनडीए के समर्थक हैं, सरकार में हैं, बिहार में तो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां पर कौन सी फाइट चल रही है?
यहाँ महाराष्ट्र में चले जाइए, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, शिंदे जी का पार्टी का जो कैंडिडेट है और बीजेपी का कैंडिडेट दोनों आमने सामने 2-3 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। वहां पर आखिर में कौन सा फ्रेंडली फाइट चल रहा है? और जहां तक बात है शहाबुद्दीन अमर रहे, यह नारा हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था आज से कई महीने पहले, उस समय का है, चुनाव का शुरुआत नहीं। और दूसरा, अगर ओसामा साहब जी अगर वो अपराधी होते और बाहुबली होते जैसे यह कह रहे हैं तो पलट के साथ बाहुबली अंदाज में जवाब देते, लेकिन जितना भी अमित शाह जी कह ले या कोई भी कह ले, वो एक भी जवाब पलट के किसी को नहीं दे रहे हैं। तो मैं जवाब होगा तो देंगे, पहली बात। और जैसा आपने कहा चुनावों तक आते आते मुद्दा बदल दिया आपने। एक बात बताइए कंचन जी, जब आप ये कहते हैं कि आप इन 11, आज तो वीआईपी ने एक सीट वापस ली, कांग्रेस ने एक सीट नाम वापस ले लिया एक सीट से, आरजेडी टस से मस नहीं हुई, आरजेडी ने किसी सीट से नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस 11 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के सामने आप ही के गठबंधन के लोग खड़े हैं। अब आपका कोई गठबंधन का व्यक्ति उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो क्या वो जीतने के लिए नहीं खड़ा हो रहा? इसका मतलब वो कांग्रेस को हराने के लिए खड़ा हो रहा है। यही सवाल उठता है गठबंधन की एकता पर। नहीं, सबसे पहले तो मैं उस पर आ रही हूँ जो आप सवाल पूछी हैं, लेकिन जो मैं बोल रही थी उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी। कुछ संत हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में जो कि AK-47 लेकर चलते हैं और 10-20 मर्डर किए हैं। बस नीतीश कुमार जी उनको जेल में डाले थे और जेल से निकालकर अपने ही हाथ से साइन करके उनको जेल से निकालकर चुनाव लड़ाए। कौन है आनंद सिंह? ये कोई संत है क्या? कौन है धूमल सिंह? कौन है हुलास पांडे? कौन है अमरेंद्र पांडे? कौन है आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद? हमारे यहाँ जब चेतन आनंद थे तब जो है वो अपराधी और बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ चले गए हैं तो अब वो बड़े संत हो गए हैं। और रही बात कि हाँ, आप कह रही हैं कि आमने सामने लड़ रहे हैं, अगर हमने वापस नहीं लिया तो यह देखकर नहीं लिया गया कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर जीत सकता है। और आप ही कह रही हैं कि जब हम आरजेडी ने वापस नहीं लिया, आरजेडी ने वापस नहीं लिया गठबंधन में, इसीलिए तो भाजपा हमलावर है आरजेडी पे कि दादागिरी करके आप काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुमित जी आपका भी जवाब लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आप पे भी आरोप लगा रही हैं कंचन जी कि ये जो अपराधवाद की बात हो रही है, शहाबुद्दीन के नाम पर जो अटैक किया जा रहा है, भाजपा को भी अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है, जो कंचन जी कह रही हैं। ममता जी, एक कविता की पंक्तियां हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता का यही हाल हो चुका है जो राजद ने किया था। जंगल राज की वो परिभाषा लोग नहीं भूले हैं कि अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों को चुन चुन के टिकट देने का काम किसने किया था? एकीकृत करके पार्टी कौन बनाई थी? गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। अलग अलग गली मोहल्ले के गुंडों को एकत्रित करके पार्टी बनाना और उसके बाद उनको एक लोगो, उनके पीठ पर एक मोहर मार देना, उनको माननीय बना देना और टैक्स वसूली का साधन में परिवर्तित कर देना। लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे? लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, ये सब कोई जानता है। लालू यादव को कोई वो संत बनने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए जेल में नहीं भेजा गया था उनको। उन्होंने अलकतरा चोरी किया था बिहार का, उन्होंने बिहार की भैंसों का भूसा लूट लिया था, इस कारण से उनको जेल में भेजा गया था। तेजस्वी यादव कौन है? 420 के आरोपी हैं इन लोगों ने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि युवाओं को नौकरी देंगे, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि कितनी युवाओं को टिकट दे दिया भाई, कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, ये भी तो बताइए ना। ये तमाम तथ्य हैं जो आपने अभी सामने रखे, जिन पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन वक्त थोड़ा कम है। संजय जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपका जरूर जवाब करना चाहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि जंगल राज, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब चुनावों में क्या बड़ा मुद्दा बन पाएंगे, लेकिन इन सब के सामने क्या लोगों से जुड़े मुद्दे गौण तो नहीं हो जाएंगे? क्या लगता है आपको बिहार चुनाव में इस बार? देखिए, जो शुरू से जो नैरेटिव सेट हो रहा था एक वोट चोरी का या वोट अधिकार का, वो मुद्दा नहीं रहा। ग्रेजुअली क्या होता है कि वोटर के माइंड में दो चीज होता है। पहले तो मतलब पार्टी या किसी का मतलब टोटल एलिजियंस किसी पार्टी की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि बिहार एस्पिरेशनल सोसाइटी अब है, वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ की आकांक्षाएं हैं हर बिहार के लोग को, चाहे बिहार में है या बिहार से बाहर है, वो आकांक्षाएं हैं। पर्टिकुलरली यूथ में लड़कियां काफी काम पे जा रही हैं, वो बाहर निकल के पढ़ाई कर रही हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से चल रही है। एक छोटी सी और टिप्पणी करूंगा, कांग्रेस का बिहार में जो भी वजूद है वो आरजेडी के क्रचेस के भरोसे है। तो आरजेडी ने अपने अगर उम्मीदवार वापस नहीं किए हैं तो वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस का अगर आप पिछले 20 साल 30 साल से देखेंगी तो लगातार जब से राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने 1990 में कांग्रेस को पदच्युत किया था, उसके बाद कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं। वो सिर्फ आरजेडी के बहुत कम है कांग्रेस का। अल्टीमेटली बिहार के वोटर जो है वो एस्पिरेशन के हिसाब से कौन उसको फुलफिल कर सकता है, उस हिसाब से वोट करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनावों में इन तमाम बातों को सुनने के बाद कह सकते हैं कि बिहार चुनावों को लेकर आने वाले दिनों में गहमा गहमी और तेज होती नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे त्योहारों पर रेलवे तैयार। छठ पर्व है सामने, जिसको लेकर रेलवे कर रहा है तमाम तैयारियां। दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? सब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सफा चट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद बात भारतीय रेल की, क्योंकि छठ पर्व सामने है, जिसको लेकर भारतीय रेल ने विशेष व्यवस्था की है। 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग IRCTC वेबसाइट और सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर भी शुरू हो चुकी है। स्वच्छता, सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधाओं के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। रेलवे ने देश भर में यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को इस त्योहारी सीजन में आने जाने में कोई परेशानी न हो। खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तैयारियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम से स्पेशल ट्रेनों की स्थिति की समीक्षा की। इस वॉर रूम से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री खुद इन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में रेल मंत्री खुद बता रहे हैं कि किस तरह से होल्डिंग एरिया में पैसेंजर्स के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो पैसेंजर्स की संख्या है बढ़ी है, वैसी तरह से रेलवे की व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार आया है और उन व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग के लिए रेल मंत्रालय ने बाकायदा वॉर जोन स्थापित किया है। जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है।
1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों की अवधि में देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्वच्छता, सुरक्षा और समग्र रखरखाव पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर 2100 अतिरिक्त आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 500 के आसपास रेल सेवक और एक बड़ी संख्या में स्काउट गाइड की भी मदद ली जा रही है। बड़े स्टेशन जो भी हैं, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और अतिरिक्त टिकट काउंटर के साथ सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की भी तैनाती की गई है। पूरे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर रेलवे द्वारा की गई विशेष व्यवस्थाओं की यात्रियों ने सराहना की। बिहार के तमाम स्टेशनों पर भी खास व्यवस्था की गई है। यात्रियों के बैठने की काफी सुविधा के साथ छठ पर्व पर 3 पंडाल लगाए जा रहे हैं, जिसमें आने वाले रेल यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, यात्री स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट और खुश नजर आए। मुंबई के तमाम स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए इंतजाम किए गए हैं। नहीं कोई दिक्कत सर, अभी तो व्यवस्था ठीक ही है, पहले से जैसे व्यवस्था है। कोई नहीं, पहले धूप सर्दी में रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कर दिया गया है सर। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है, जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। दिल्ली से चढ़े ट्रेन पे, आरपीएफ बहुत हेल्प किया, आराम से आ गए यहाँ तक। इसके अलावा मध्य रेलवे ने बताया कि मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजन से कुल 13 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें मुंबई डिवीजन से 4, पुणे डिवीजन से 6, सोलापुर डिवीजन से 2 और नागपुर डिवीजन से 1 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित कोच, स्लीपर और जनरल श्रेणी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग IRCTC वेबसाइट और सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर शुरू हो चुकी है। रेलवे के ये इंतजाम इस बात का प्रमाण है कि रेलवे देश भर के यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली से अमरेंद्र, उर्मिलेश, मुंबई से योगेश और बिहार से मधुरेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
और ब्रेक के बाद आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक दिखाई गई बड़ी खबरों पर। अभी तक हमने आपको दिखाया तेजस्वी बने महागठबंधन का सीएम चेहरा। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कह सकते हैं इसे, जब महागठबंधन ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया। बिहार में कैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है ये भी खबर आपको दिखाई, और साथ ही त्योहारों पर कैसे रेलवे भी है तैयार अपनी पूरी तैयारियों के साथ। ये तमाम खबरें जो हमने आपको दिखाई अभी तक। और अब रुख करते अगली खबर का। शुक्रवार को मुंबई में प्रसिद्ध वकील और लेखक बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज मिशन का विमोचन किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका विमोचन करेंगे और ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र नेता के रूप में उदय की कहानी को व्यक्त करती है। साथ ही इसमें पीएम के नेतृत्व में हुए नीतिगत सुधारों की भी समीक्षा की गई है। पुस्तक मोदीज मिशन एक जीवनी नहीं बल्कि एक कहानी है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विचारों की। इस पुस्तक के लेखक है बर्जिस देसाई। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरंभिक जीवन के उन अनुभवों का विश्लेषण करती है जिसने उनके शासन, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने में अहम भूमिका निभाई है। It is to explain his personal spiritual journey, the mindset which evolved during extremely hard conditions during his childhood, which still people do not know. How he left home permanently at 17, his sadhana and siddhi during those 2.5 years when he was in the Himalayas and in the northern parts of the country, and all the spiritual experiences he had. And then how he has implemented this mindset, this idea of what motivates him is service. It has been a continuous story of service and sacrifice. पुस्तक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्यवस्था, अनुच्छेद 370 को हटाने, सुशासन और पारदर्शी शासन जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत कदमों की भी समीक्षा की गई है। इसमें लेखक देसाई ने तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए झूठे एजेंडे पर भी प्रहार किया है। The palpably false narratives which have been spun by a section of the intellectual elite, the Western media and some of our left-leaning historians, who obviously cannot assail his impeccable integrity and his administrative acumen and his relentless hard work and all. He is a transformative leader, and one day he will be judged on par. The Mahatma will be remembered for 1947, and when Viksit Bharat happens, Modi will be remembered for 2047. वकील और पूर्व पत्रकार बर्जिस देसाई ने अपनी तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक दृष्टि से किताब में भारत की मजबूत होती सांस्कृतिक सभ्यगत पहचान का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और भरोसा जताया है कि एक सशक्त, कुशल, कल्याणकारी राज्य की दिशा में देश अग्रसर है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और क्षमता का प्रतीक था और दुनिया के लिए एक संदेश था कि हम हर चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बंदरगाह या उसकी तटरेखा के पास ही रहने के लिए मजबूर करने वाली निवारक मुद्रा बनाने के लिए भी भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व ने इस ऑपरेशन के दौरान नौसेना के परिचालन तत्परता, पेशेवर क्षमता और ताकत देखी। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मित्र देशों के लिए सुकून और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के लिए बेचैनी का विषय बताया। आत्मनिर्भर नौसेना को एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली राष्ट्र की नींव बताते हुए रक्षा मंत्री ने स्वदेशी उपकरणों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के ध्वजवाहक के रूप में उभरने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। रक्षा मंत्री ने तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए नौसेना की रणनीति और अत्याधुनिक उपकरण हासिल करने पर समान रूप से जोर दिया। और न्यूज़लाइट में यह वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट बंद।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और एक कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं यहाँ पर। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। देश भर में त्योहारों का उल्लास चरम पर है। उत्तराखंड के केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं भाई बहन के स्नेह और अटूट बंधन का प्रतीक पर्व भाई दूज आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भाई दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। केदारनाथ धाम के साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति के सदस्य समेत भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अब शीतकाल के 6 महीने तक मां यमुना की भोग मूर्ति के दर्शन शीतकालीन प्रवास खरसाली में होंगे। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विशेषकर अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा में घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट यमुना स्नान के लिए करीब 1,25,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुना नदी में तड़के से ही लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोगों ने यहां अपने परिवार के साथ स्नान किया। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता है कि आज की डेट में स्नान करने से जैसे मृत्यु का जो भय होता है या उसकी जो आशंका होती है, उससे आदमी को काफी हद तक निजात मिलती है। और उसी मान्यता के तहत आज की डेट में हम लोग स्नान करने आते हैं। बहन भाई की रक्षा करने के लिए वो करते हैं, इसलिए हम लोग स्नान करने यहाँ आते हैं। आज मूर्ति भी यहाँ विसर्जन होती है। गुजरात से, राजकोट से आ रहा हूँ। आज भाई बीज का स्नान है, बहुत महत्व है। हम भाई बहन दोनों साथ में आए। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यम द्वितीया कहा जाता है। इस मौके पर भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यम पंथ की प्रार्थना करते हैं, जिनमें वो अकाल मृत्यु से बचने की प्रार्थना के साथ पवित्र स्नान करते हैं। स्नान के बाद बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं। फिर वैदिक विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भाई बहन के आपसी प्रेम और विश्वास का ये प्रतीक पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इस रिश्ते की डोर को एक नई मजबूती मिले, यही कामना है। देश भर में इस पर्व की बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व को मनाने से भाई बहन को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और आपसी स्नेह की प्राप्ति होती है। साथ ही बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। ये पर्व आस्था का प्रतीक ही नहीं, भाई बहन के अटूट प्रेम का उत्सव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट पे यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की और बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। खबर जल्दी जल्दी में। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। भारत के द्वारा मिले 265 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर और 2 गेंदों में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 9 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली खाता खोले बिना ही आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लगा, उन्होंने 61 रन बनाए। इसके बाद नियमित अंतराल पर भारतीय टीम ने 1-1 के बाद 9 विकेट गंवा दिए। और न्यूज नाइट के अंत में दिन भर की और बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने केरल दौरे के दौरान वर्खला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायणन गुरु एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सशक्त संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल दौरे के दौरान तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि KR नारायणन ने निष्पक्षता, ईमानदारी और समावेशिता के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने देश को शांति, न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित दृष्टि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से औद्योगिक क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में राजस्व खरीद प्रक्रिया को और ज्यादा सुव्यवस्थित, सरल और सक्षम बनाने के लिए रक्षा खरीद नियमावली 2025 का शुभारंभ किया। इस नई नियमावली का उद्देश्य सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सपरिवार गुरु पादुका के दर्शन किए। दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे से आज जोड़े साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुका लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जो दिल्ली से पटना साहिब तक जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल ही में एक बैठक की, जिसमें भारतीय डाक, दूरसंचार विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और भारतीय डाकघर के लिए पूंजीगत व्यय प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित स्पेन के गैंडो एयरबेस पर भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास ओशिन स्काई 2025 में भाग ले रही है। ये अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य पारस्परिक सीख को बढ़ावा देना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार, वायु युद्ध कौशल को निखारना और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों की कैडर समीक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को आधुनिक और जन सुरक्षा केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।